स्वागत है आप दोनों का ही, देवेंद्र जी, यशपाल यादव जी। और इस सेशन को होस्ट करेंगे मैनेजिंग एडिटर सुंदर सोलंकी जी। हाँ, शुक्रिया अनन्या। और लगातार शाइनिंग हरियाणा में हम बात कर रहे हैं इस मंच के ज़रिए कि जो समस्याएं हैं उनको समाधान से मिलवाने का प्रयास है हमारा। और समस्याएं उठेंगी, सवाल उठेंगे तो जाहिर सी बात है कि सभी लोग जवाब भी ढूंढेंगे। और जवाब ढूंढने के लिए सारे, चाहे वो जनता के नुमाइंदे जो आप लोगों ने चुने वो हमारे साथ रहे। उनसे हमने कोशिश की कि आपकी समस्याओं को उनके सामने सीधा पहुँचाया जाए, और उन्होंने प्रयास भी किया, वादे भी किए, और अपनी जो कोशिशें हुई उनको भी आपके सामने बताया। खासकर फरीदाबाद की बात करें, नगर निगम कमिश्नर यशपाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, देवेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं फरीदाबाद पुलिस से। सर, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा। ये लगातार सड़कों वाला जो विषय है, हालांकि विधायक जी ने भी कहा कि जब भी कोई रिनोवेट करते हैं किसी चीज़ को तो परेशानी होती है, लेकिन इस तरह की परेशानी होना, क्योंकि हमने देखा है मेट्रो बनती है, फ्लाईओवर्स बनते हैं, तो एक प्लानिंग होती है तो स्मूथली सारी चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन यहाँ ऐसी स्थिति नहीं दिखती है। क्या कमी देखते हैं कि क्या सच में प्लानिंग ठीक नहीं हुई? जनता को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। देखिए, मुझे ये बात स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं है कि इसमें असुविधा तो निश्चित तौर पर हुई है। पिछले साल जब बारिशों के मौसम की तरफ अगर लौटें तो काफ़ी लंबी वो सीज़न चला और बहुत सारी रोड्स डैमेज हुई। उन सब को दोबारा ठीक करना था, और क्योंकि जो वर्क ऑर्डर्स इशू हुए वो साथ साथ हो गए और उस पर सभी का एक साथ काम चल पड़ा, और इस वजह से शायद ये दिक्कतें हुई। हाँ, ये किया जा सकता था कि पहले कुछ रोड्स को हम रिपेयर करते और उसके बाद में बाकी रोड्स को रिपेयर करें, लेकिन हर क्षेत्र से लोगों का दबाव था कि हमारे एरिया के अंदर भी जो रोड टूटी हुई हैं उनको समय पर और जितना जल्दी हो सके रिपेयर किया जाए। इस वजह से सभी जगह साथ काम करना पड़ा और उसकी वजह से लोगों को थोड़ी असुविधा हुई, लेकिन वो फेज़ ख़त्म होने वाला है। और सौभाग्य से जो रोड्स हैं सारी की लगभग कंक्रीट से बन रही हैं, तो आने वाले सालों तक ये जो तकलीफ़ हुई है उससे उसका फ़ायदा भी उन लोगों को मिलेगा। नहीं, फ़ायदा मिलेगा सर, लेकिन जिस तरह से बारिश का, क्योंकि अगले महीने ही बारिश की स्थिति शुरू हो जाएगी और जिस तरह के गड्ढे हैं शहर में, उससे लोगों का जीना मुहाल हो जाएगा। उस स्थिति से बचने के लिए कुछ प्लानिंग हुई है आपकी तरफ से? हमारा प्रयास यही है कि जितनी भी रोड बन रही हैं, विभिन्न विभाग इसके अंदर शामिल हैं, अलग अलग विभागों की ये सड़कें हैं, और अगले 1.5 महीने के दौरान इन सभी को पूरा हो जाना चाहिए। तो बारिशों के सीज़न से पहले ना केवल रोड्स बल्कि जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हैं उनकी क्लीनिंग का काम भी हम कर रहे हैं, ताकि दोबारा से जल भराव शहर के अंदर ना हो और लोगों को किसी तरह की असुविधा का सामना ना करना पड़े। ये बड़ा भरोसा दिया है नगर निगम कमिश्नर यशपाल जी ने। लगातार इस प्रयास में रहते हैं कि शहर साफ सुथरा रहे, और ये कोशिश भी है कि ये जो समस्याएं अब है इसमें ज़्यादा पब्लिक को ना तो नुकसान होगा ना ही परेशानी होगी। कानून व्यवस्था की बात कर लेते हैं देवेंद्र सर। लगातार, क्योंकि चाहे वो उद्योग की बात हो या फरीदाबाद शहर के आम लोगों की बात हो, ये जो सुरक्षा व्यवस्था का मसला है बेहद गंभीर मसला है। यही जब व्यक्ति, चाहे वो व्यापारी हो चाहे आम जन हो, वो सुरक्षित महसूस करता है तो वो ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। अगर बात करें शहर की, बात करें शहर को सुरक्षित रखने की बात करें, तो पुलिस की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? सर देखिए कि हमारे पुलिस डिपार्टमेंट ने अभी सरकार द्वारा हमें 112 की सुविधा दी गई है, जिसमें हमें एक करीबन 52 ERVs दी गई है। और हमारा ये प्रयास रहता है कि जब भी कोई घटनाएं सूचना मिलती है तो हम 10 मिनट में हम उस सूचना पर वहाँ पहुँचते हैं और उसके बाद जो भी मुनासिब कार्रवाई हम करते हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ मैं बता दूं, महिला सुरक्षा के लिए अलग से 3 थाने भी सरकार द्वारा खोले गए हैं। जो भी महिला पीड़ित वहाँ आती है तो उनको सिंपैथी साथ सुन करके, जो भी विक्टिम है उनकी बात सुनकर उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। ये बड़ा सराहनीय कदम है। खासकर महिलाओं को लेकर चिंता होती है, सरकार को भी चिंता होती है, और देश में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, ये एक जो भी वाक़ये आते हैं
हमारी पूरी इंसानियत को, पूरे समाज को शर्मसार करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि आप बड़ी तेज़ी से एक्शन लेते हैं, लेकिन अगर बात करें जिस तरह की स्थिति समाज की है या जिस तरह की घटनाएं होती हैं, चाहे खासकर बच्चियों को लेकर छेड़छाड़ वाला जो विषय है, इस तरह की चीज़, इस तरह के मामलों में पुलिस की तरफ से क्या कुछ एक्शन होते हैं? और दूसरी बड़ी बात यह है कि जब तक जनता की भागीदारी नहीं होती है, जनता के लिए एक बड़ी दिक्कत होती है कि पुलिस का आमना सामना करने से डरती है। वो डर है या जो एक कोऑर्डिनेशन की बात है, वो किस तरह से जनता में तालमेल बिठा पाते हैं, खासकर पुलिस? इसमें सर ऐसा है कि हमने इसमें बहुत बड़ा प्रयास किया है कि हमारे माननीय सीपी साहब द्वारा फरीदाबाद शहर में अलग अलग एनजीओज के साथ में समय अनुसार हम लोग मीटिंग करते हैं, और जो भी उस इलाके के अंदर जो क्राइम होता है उनकी जो है सीक्रेट सोर्स प्राप्त करके उन पे कार्रवाई करते हैं। दूसरा मैं बता दूं आपको, हमारी चिल्ड्रन हेल्पलाइन है 1098, उस पर जब भी सूचना मिलती है तो उस पर इमीडिएट कार्रवाई होती है विदाउट डिले। तीसरा, जहाँ तक बात है इनकी सुरक्षा की, तो हमारे पास दुर्गा शक्ति की भी हमारे पास 6 PCR हैं, जो समय अनुसार कॉलेजेस में, स्कूल्स में जो हमारे बच्चे हैं, हमारे साथी स्टूडेंट्स हैं, उनको अवेयर करते रहते हैं ये लोग। ये अच्छी बात है, जिस तरह से पुलिस त्वरित कार्रवाई जितनी करेगी समाज के लिए उतना ही अच्छा है। सर, ये लगातार बात होती है, जो भागीदारी की बात होती है, हमने देखा शहर में आपने जिस तरह से मुहिम चलाई स्वच्छता की, फरीदाबाद को साफ करने की, और जनता का बड़ा सहयोग मिला आप लोगों को। लेकिन अगर बात करें स्वच्छता की, जो ये आपकी मुहिम है, अभी भी उसको बहुत सारा काम करने की आवश्यकता है, ऐसा महसूस होता है। तो उसको किस तरह से आगे ले जाने का प्लान है? 2 बड़े कंपोनेंट होते हैं किसी भी काम को करने के। नंबर 1, उसके लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो, और उसके बाद में जो सार्वजनिक तौर पर कोई भी जुड़ा हुआ कार्य होता है तो लोगों की भागीदारी था। हमने दिसंबर, जनवरी और फरवरी के 3 महीनों के दौरान वार्ड कमेटीज़ के माध्यम से, हमारे साथ में मास्टर ट्रेनर्स थे, हमारे एनजीओ पार्टनर्स थे, वॉलंटियर्स थे, तो शहर के विभिन्न हिस्सों के अंदर इन लोगों की मदद से हमने काफ़ी बड़ा एक जागरूकता अभियान भी चलाया और काफ़ी बड़े लेवल के उसके ऊपर काम हुआ। सेकंड फेज़ के अंदर हम मई के महीने से उस प्रोग्राम को दोबारा शुरू करने जा रहे हैं। बीच में कुछ चीज़ें ऐसी आई जिनकी हमें ज़रूरत थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, टाउन को अगर आपने पूरे एक साथ लेकर चलना है तो सिटी लेवल प्लान आपके पास में होनी चाहिए। तो इस दौरान हमने ना केवल सिटी लेवल प्लान बनाने का कार्य किया, बल्कि हमारे जो अधिकारी और कर्मचारी थे उनको और एम्पावर करने के लिए, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए भी उनको तैयार किया। फरीदाबाद नगर निगम अपने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को पेपरलेस ऑफिस की तरफ लेकर जा रहा है, और 2 महीने जो पिछले हमारे गए हैं उसमें हमने इस तरह के प्लेटफॉर्म्स भी तैयार किए हैं और अपने ऑफिशियल्स को सभी को उसकी ट्रेनिंग भी दी है। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि 1 जून से फरीदाबाद पूरी तरह से पेपरलेस होगा, टेक्नोलॉजी को बेहतर ढंग से इस्तेमाल कर पाएगा, जिससे ना केवल ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी बल्कि हमारी कैपेसिटी भी बढ़ेगी। और इसके साथ साथ जो सिटी लेवल प्लान्स की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो सीवर लाइंस के बारे में है या स्टॉर्म वाटर ड्रेन की है या पोर्टेबल वाटर लाइंस को देखने की है, तो वो जून के महीने तक एक एजेंसी को हमने हायर किया था जो इसको कंप्लीट करके देगी, और उसके आधार पर हम पूरे शहर को इन समस्याओं से आने वाले सालों तक निजात मिल सके, ऐसा इंतजाम हम कर रहे हैं। ये बड़ी चीज़ है, इस भरोसा 1 जून से पेपरलेस हो जाएगा फरीदाबाद में। सारा जो काम है ये अपने आप में बहुत बड़ी आप लोगों की उपलब्धि रहेगी अगर इस तरह की स्थिति बनती है शहर में। लेकिन एक बात और सर, ये स्वच्छता की बात हो गई, लेकिन एक बुनियादी बात करें, मंत्री जी हमारे बीच मौजूद हैं, उनसे पूरे प्रदेश का हाल जानेंगे। लेकिन अगर फरीदाबाद में पानी की स्थिति की बात करें, जिस तरह से गर्मी, बेतहाशा गर्मी में हाल बहुत बुरा है, चाहे वो एनआईटी के इलाकों की बात कर लें, नहर पार, चाहे सोसाइटीज़ की बात कर लें, ये जो पानी जैसी बुनियादी ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो, उसके लिए क्या कुछ प्लानिंग? सरकार के द्वारा फरीदाबाद की जो वाटर सप्लाई है सारी की सारी वो लगभग रेनीवेल के ऊपर डिपेंड करती है। यमुना नदी के बेड के साथ में रेनीवेल बनाए गए हैं जहाँ से सप्लाई आती थी। काफ़ी टाइम से
इनका रखरखाव नहीं हुआ था, कुछ की कैपेसिटी कम हो गई थी। इस साल उनको FMDA की मदद से उनकी कैपेसिटी बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा जो विभिन्न हमारे राजनीतिक नेतृत्व देने वाले लोग हैं यहाँ से, उन्होंने अपने पर्सनल फंड से पैसे दिए हैं जिससे वो ट्यूबवेल्स हम लगा रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम इससे कहीं आगे की है। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि जब तक हम मास्टर प्लान बनाकर काम नहीं करेंगे, आगे के 20-25 साल के बारे में सोचकर काम नहीं करेंगे, हर साल इन समस्याओं से हम जूझते रहेंगे। तो उसी कड़ी में हम ये पूरा मास्टर प्लान में या इस तरह की एक भविष्य की प्लानिंग करने में दिक्कत क्या है? हाँ, उसी काम के ऊपर हम लगे हुए हैं। पूरे शहर का सर्वे चल रहा है जिसमें अगले 25 साल तक हमें इन 3 चीज़ों के बारे में, और विशेष तौर पर जो पोर्टेबल वाटर है वो कहाँ से आएगा, कितनी हमारी रिक्वायरमेंट होगी और कितना पैसा हमें उसके अंदर चाहिएगा, कहाँ कहाँ हमें इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा, इन सब चीज़ों के ऊपर हमारी टीम ऑलरेडी काम कर रही है। और सिर्फ ट्यूबवेल बेस्ड या रेन्यूएबल बेस्ड वाटर सप्लाई की अगर बात करें तो एक लेवल के बाद में इतने बड़े टाउन को उसके ऊपर सस्टेन करना आसान काम नहीं होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी ये प्रयास है कि जितने भी शहर हैं उनको सरफेस वाटर के ऊपर ले जाएं। सरफेस वाटर से मतलब कैनाल बेस्ड वाटर सप्लाई होती है जिसको ट्रीट करके हम पोर्टेबल वाटर के तौर पर यूज़ करते हैं, जो अभी तक फरीदाबाद को उपलब्ध नहीं है। तो उसकी तरफ भी हम काम कर रहे हैं कि कैसे फरीदाबाद को कैनाल बेस्ड या सरफेस वाटर प्रोवाइड करवाया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। और इसमें मैं ये बात भी ऐड करना चाहूँगा कि लोगों को सपोर्ट करना इसके अंदर पड़ेगा। इस शहर के अंदर 6 लाख से ज़्यादा लोग घर हैं और उन घरों के अंदर आज भी 2 लाख के आसपास सिर्फ वाटर कनेक्शंस हैं, बाकी लोगों ने कनेक्शन नहीं ले रखे हैं, अवैध रूप से पानी लेते हैं। तो अगर डिमांड की बात करें तो मुझे सिर्फ 2 लाख घरों को पानी सप्लाई करना है, जो कि मेरे पास ज़रूरत से ज़्यादा है। लेकिन 4 लाख अवैध कनेक्शन भी इस शहर के अंदर हो रहे हैं। ये अवैध कनेक्शन जो मिल जाते हैं सर, वो भी कहीं ना कहीं मतलब प्रशासन की तो खामियां होती होगी। निश्चित तौर पे ये हमारे ऊपर बिल्कुल रिफ्लेक्ट करता है और इसी वजह से पिछले 3 महीने से हमने एक मुहिम चलाई हुई है कि इन सभी को हम या तो रेगुलाइज करें या इन कनेक्शंस को कट करें। तो हर एरिया के अंदर ऑफिशियल्स जाकर लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इनको रेगुलेट करवाइए, ताकि हमें भी एक असेस करने के लिए पता लगे कि कितना पानी हमें ज़रूरत है टाउन के अंदर, कितना हमें इंतज़ाम करना है, उतना हम पानी दे सकें। इसके अलावा दूसरा भी है, सरकार बहुत सारी सरकारें क्लेम करती हैं हम लोगों को फ्री पानी देते हैं या इतनी यूनिट्स फ्री देते हैं। इस फरीदाबाद शहर के अंदर हरियाणा सरकार 14 रुपए का खर्चा आता है और 2.5 रुपए सिर्फ हम लोगों से चार्ज कर रहे हैं, और 2.5 रुपए भी सिर्फ 25% लोग दे रहे हैं। 75% लोग लगभग फ्री में उस पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इतने बड़े लेवल के ऊपर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, हरियाणा सरकार का पैसा इसके अंदर वो खर्च कर रहे हैं लोगों को पानी देने में। तो अब वो वक्त आ गया है कि लोगों को कंट्रीब्यूट, इतना सस्ता पानी मिल रहा है तो कम से कम उसकी कीमत तो वो चुकाएं, ताकि आने वाले टाइम के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें पानी के लिए क्रिएट करना है उसका सफिशिएंट फंड हमारे पास उपलब्ध हो। और जिस तरह से लोगों ने अभी तक सहयोग किया है, मुझे उम्मीद है कि इस काम को हम पूरा कर पाएंगे और ये जो आने वाले साल होंगे उसमें इस तरह की समस्याएं नहीं आएंगी कि जब लोगों को पानी की जैसी सुविधाओं के लिए जूझना पड़े। देखिए, ये कमिश्नर साहब ने बहुत बड़ी बात कही है। अमूमन क्या है, ये बड़ा आसान होता है सवाल उठा देना, प्रॉब्लम बता देना या किसी को दोष दे देना, चाहे वो अफसर को दे दीजिए या सरकार को दे दीजिए। लेकिन जब आपकी भागीदारी की बात आती है, आपकी जिम्मेवारी की बात आती है, तो आप पल्ला झाड़ लेते हैं। केवल 2 लाख लोगों ने वैध कनेक्शन लिए हुए हैं, ये अफसोसजनक स्थिति है। तो ये जो भागीदारी की बात है, तब तक चीज़ें सही नहीं होंगी जब तक आप उसमें शामिल नहीं होंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे, क्या ऐसी स्थिति जब कानून व्यवस्था की बात होती है, जो लोगों की भागीदारी है, वो आप समझते हैं कि लोग जिस हिसाब से उन्हें कोऑपरेट करना चाहिए, सहयोग देना चाहिए, क्या फरीदाबाद की जनता उस तरह से सहयोग करती है? देखिए, मैं ये बिल्कुल बताना चाहूँगा कि हमारे फरीदाबाद की जो है जनता बहुत अच्छी है और इनका हमें हर अपराध में सहयोग मिलता रहा है। अपराध में सहयोग का मतलब ये है कि जब भी इनकी कोई क्राइम होता है तो वो प्रयास ये होता है कि वो हमें गुप्त रूप से सूचना मिल जाती है और उस पर हम अपना काम शुरू कर देते हैं। चलिए, ये अच्छी बात है कि आप सहयोग की बात कर रहे हैं कि फरीदाबाद के लोग जब कानून व्यवस्था की बात आती है तो सहयोग की बात कर रहे हैं। कोरोना काल हमने देखा सर, अभी भी उसकी आहट आनी शुरू हो गई है, लोगों में थोड़ी दहशत है, और वो अनुभव जो आपका पूरे फरीदाबाद आपकी कार्यशैली और आपके टीम का शुक्रगुजार है जिस तरह से संभाला। अब जो स्थिति है
क्या अब पूरी तरह से फरीदाबाद तैयार है? कोई भी इस तरह की महामारी फरीदाबाद का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, लोगों को दिक्कत नहीं होगी? 1-1.5 साल पहले जब ये बीमारी आई थी और उस वक्त में आज के वक्त में बहुत फ़र्क आ गया है। आज हम कहीं बेहतर स्थिति में हैं। हमें उस चीज़ों के बारे में पता है जिसके साथ मिलकर हम इससे लड़ाई लड़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि शहर के अंदर, इस ज़िले के अंदर टीकाकरण बहुत बड़े लेवल पर हो गया है, तो लोगों के अंदर एक कैपेसिटी क्रिएट हो गई है, प्रतिरोधक क्षमता क्रिएट हो गई है, जिससे उसको लड़ने में मदद मिलती है। इसके अलावा गवर्नमेंट मशीनरी को भी पूरी तरह से पता है कि किस तरह से इससे लड़ना है। फर्स्ट फेज़ के अंदर, फर्स्ट वेव के अंदर जब हम गए थे तो हमें ये पता ही नहीं था कि हमें करना क्या है और बहुत सारी चीज़ें नई क्रिएट करनी पड़ी। लेकिन ये एक बड़ा यूनिक ज़िला था जहाँ पर इतने बड़े लेवल के ऊपर लोग रहते हैं और उसमें इंडस्ट्रियल वर्कर्स बहुत ज़्यादा होने की वजह से लोग बहुत कॉलोनीज़ के अंदर रहते हैं और बहुत थिकली पॉपुलेटेड कॉलोनीज़ हैं। तो हमें ये लगता था कि हम बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं, लेकिन लोगों ने जिस तरह से मदद की, जिस तरह से जिला प्रशासन ने और हरियाणा सरकार ने इन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया, तो फरीदाबाद बेहतर ढंग से उन चीज़ों से लड़ पाया और आज भी हम कहीं बेहतर स्थिति में हैं इस तरह की किसी भी स्थिति को फेस करने के लिए। ये अच्छी बात है। बड़ा भरोसा दिया है फरीदाबाद की जनता को कमिश्नर साहब ने कि जो स्थिति, कोरोना चाहे वो कितना भी दम भर ले, लेकिन अब जिस तरह के इंतज़ाम किए गए हैं, शहर को, शहरवासियों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देवेंद्र सर, आपके पास आना चाहूँगा। ये जो मसला है कानून व्यवस्था का, दरअसल क्या है कि अमूमन अभी भी स्थिति ऐसी है कि सड़कें रात में सुरक्षित नहीं मानी जाती हैं। आपके यहाँ क्या कुछ इस तरह की व्यवस्था है कि चाहे वो बेटियां हों, चाहे वो बुजुर्ग हों, चाहे वो व्यापारी हो, रात में अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है? जी सब मैं बताना चाहूँगा आपको कि हमारे पास जो रात की व्यवस्था है उसमें 52 ERVs हैं, 50 PCRs हैं और 30 SHOs हैं, 6 दुर्गा शक्ति गाड़ियाँ हैं और प्रत्येक दिन ये गाड़ियाँ शाम को जो है ना अपने गश्त पर निकलती हैं। इसके अलावा माननीय CP साहब के आदेश से हर जिले में, जैसे बल्लभगढ़ डिस्ट्रिक्ट हमारा अलग है, सेंट्रल अलग है, नाइटी अलग है, उसमें एक जियो भी रात को गश्त में होता है 10 से 4 बजे तक उनकी सुरक्षा के लिए। तो जो रात में जिस तरह से जो पेट्रोलिंग की बात है, जो लगातार, और खासकर ग्रामीण इलाका भी काफ़ी हो जाता है, उसको लेकर क्या कुछ किस तरह का प्लानिंग रहता है कि ग्रामीण हलकों में, ग्रामीण इलाकों में, गाँव में किस तरह से आप सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करते हैं? देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ तक है ताल्लुक है वहाँ भी हमारी ERG लगी हुई है। उसके अलावा अभी हम जो ग्रामीण क्षेत्र में जो मौजूद व्यक्ति है, नंबरदार है, सरपंच हैं, चौकीदार है, कोई एक्स सरपंच है या कोई मौजूद आदमी है, उनसे समय के अनुसार सहयोग लेते हैं, सूचनाएं प्राप्त करते हैं कि उनके यहाँ कोई ऐसा नोटिरियस व्यक्ति तो नहीं है, उसके आधार पर हम कार्रवाई करते हैं और सुरक्षा करते हैं। ये अच्छी बात है कि ग्रामीणों का सहयोग, वहाँ के नुमाइंदों का सहयोग लेकर पुलिस बाकायदा रात को भी, दिन को भी, शहर को भी, गांव को भी सुरक्षित महसूस करवाने की हर तमाम मुमकिन कोशिश करती है। यशपाल सर, फरीदाबाद को आप बहुत करीबी से जानते हैं और काफ़ी समय से यहाँ लोगों की सेवा आप करते रहे हैं, इस सिस्टम को आपने देखा है। ज़रूरतों की बात करें, आप बेहतर समझते हैं, लेकिन जो प्लानिंग आप, जो इसकी शहर की जो पहचान रही है, आपको लगता नहीं है कि जिस तरह की प्लानिंग, स्पीड जो चाहिए, जो तेज़ी चाहिए, वो जो विज़न चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं बड़ा तालमेल की कमी है? इस तरह की स्थिति नहीं मानते हैं आप कि अभी भी शहर की ज़रूरतों के हिसाब से उसे नहीं दिया जा रहा है? देखिए, ज़रूरतें हैं, शहर निश्चित तौर पर बहुत तेज़ी के साथ ग्रो कर रहा है। आज भी फरीदाबाद हरियाणा का सबसे बड़ा शहर है और इसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने गुड़गांव की तर्ज पर यहाँ पर भी फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी शुरू की है। और उस अथॉरिटी को शुरू करने का एक बड़ा कारण ये था कि यहाँ लोकल लेवल के ऊपर बड़े फैसले हो सके, वेट ना करना पड़े, तेज़ी के साथ फैसले हो सकें, उनको तेज़ी के साथ में इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो निश्चित तौर पर गवर्नमेंट भी उस बारे में
आगे बढ़ रही है और उन्हीं का उसी की प्रयास का ये नतीजा है कि एफएमडीए यहाँ पर काम करना शुरू कर चुका है। और सौभाग्य से आप जितनी भी रोड्स यहाँ रिपेयर होते हुए देख रहे हैं शहर के अंदर, वो सारी एफएमडीए के माध्यम से ही करवाई जा रही हैं। 30 मीटर से जो भी चौड़ी रोड है वो सारी फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी को चली गई हैं। तो हमारे को भी इससे राहत मिलेगी और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो बेसिक सर्विसेज हैं लोगों को वो देने का काम करेगा। शहर के अंदर जो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की ज़रूरत होती है जिससे कि मूलभूत सुविधाएं शहर के अंदर बढ़ सकें, ये सभी कार्य फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के माध्यम से किया जाएगा। तो गवर्नमेंट ऑलरेडी इस बारे में सोचकर समझकर एफएमडीए ला चुकी है ताकि ज़्यादा तेज़ी के साथ में डिसीजंस हो सकें, ज़्यादा तेज़ी के साथ में विकास हो सके। और फरीदाबाद जो कभी एक बहुत बड़ा हब इंडस्ट्री का जाना जाता था, आज भी हम और उससे कहीं आगे हैं, तो उसको वापस उस तरफ ले जाने की कोशिश है। और पिछले कुछ सालों के अंदर काफ़ी काम इस दिशा में हुआ है और आने वाले सालों के अंदर उसके नतीजे भी देखने को मिलेंगे। ये उम्मीद फरीदाबाद भी करता है और आशा के साथ आप लोगों की तरफ देखता है। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा भी हमारे बीच मौजूद हैं, वो भी उम्मीद देंगे फरीदाबाद को भी और हरियाणा को भी। लेकिन सर एक बड़ी चीज़ है अवैध निर्माण और दूसरा इंक्रोचमेंट। इसको लेकर ये बड़ी चुनौतियां हैं आपके सामने शहर को साफ और सुंदर बनाने में, उससे कैसे निपट रहे हैं? लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा, अवैध निर्माण से वो खुद का भी नुकसान कर रहे हैं और शहर का भी नुकसान कर रहे हैं। नगर निगम और बाकी जितनी भी एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो लगातार इन चीज़ों के खिलाफ कार्रवाई करती रही हैं और आने वाले दिनों के अंदर आप और सख्ती होते हुए इसके अंदर देखेंगे। हमने दिसंबर के महीने के अंदर एनफोर्समेंट को लेकर काफ़ी सख्ती की थी और लोगों को एक मैसेज देने की कोशिश की थी कि आप बिना परमिशन के अगर किसी भी तरह का निर्माण करेंगे तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। मैं इस बात को दोबारा से इस एंगल से भी कहना चाहूँगा कि ये लोग म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से परमिशन लिए बगैर एडिशनल एफआईआर यूज़ करते हैं तो काफ़ी नुकसान आर्थिक तौर पर भी होता है और एक शहर का बेतरतीब विकास भी होता है। और शहर की जो हमारे काउंट में नहीं है, इस तरह की जब स्ट्रक्चर्स आती हैं, लोग वहाँ पर रहने लगते हैं, कॉलोनीज डेवलप होती हैं, तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी दबाव रहता है और उसके लिए हमें प्लान करने का वक्त नहीं मिल पाता। तो एक नया सिस्टम लेकर हम एनफोर्समेंट का आ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि शहर के अंदर जो डिफरेंट एजेंसीज हैं उनको हम इस काम के अंदर साथ मिलाएंगे और उनके मदद से जो अवैध बिल्डिंग्स बन रही हैं या जिन लोगों ने निर्माण कर लिया है और कॉरपोरेशन को किसी भी तरह की फीस वगैरह नहीं दी हैं, वो सब भी उनसे रिकवर करने का हम काम करेंगे ताकि सफिशिएंट फंड्स म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास उपलब्ध हों जिससे बेहतर सुविधाएं हम शहर को दे पाएँ। बड़ी चीज़ कही है कमिश्नर साहब ने, उन लोगों को चेताया भी है जो कानून की अनदेखी कर रहे हैं। सर आखिरी सवाल आपसे कि पूरा प्रदेश भी देख रहा है और खासकर फरीदाबाद की जनता, आखिरी संदेश आपकी तरफ से फरीदाबाद की जनता के लिए? मेरी यही अनुरोध है कि जब भी आपको आसपास में कोई क्राइम के बारे में सूचना हो, देखो, तो हमारे पास एक डायल 112 सिस्टम है। 100 नंबर अब शायद काम नहीं कर रहा, 112 है, तो आप उसमें सूचना दें और आपका नाम गुप्त रखा जाएगा और हमारा सहयोग करें। जी बेहद शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का और पूरे फरीदाबाद को साफ रखने की जिम्मेवारी और सुरक्षित रखने की जिम्मेवारी